बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज हम चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हमने इनको डिफाइन करना है। तो सबसे पहले रिजल्टेंट वेक्टर को हम देखते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास सिंगल वेक्टर है जो कि सेम इफेक्ट होता है, यानी कि कंबाइन इफेक्ट होता है तमाम वेक्टर्स का। इससे मुराद ये है कि अगर हमें 3 से 4 5 वेक्टर, जितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है, उन वेक्टर्स का जो कंबाइन इफेक्ट जिस डायरेक्शन में होगा, उस सिंगल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल कैसे दें कि अगर किसी बॉक्स को हम 4-5 रोप की मदद से बांध दें और उस रोप को डिफरेंट स्टूडेंट्स हर डायरेक्शन से खींच रहे हैं, 5 डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ खींच रहे हैं, तो जो स्टूडेंट जिस डायरेक्शन की तरफ उस बॉक्स को खींच के ले जाएगा रस्सी की मदद से, वो उन तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स थी। तो रिजल्टेंट वेक्टर वही होता है कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन हो, उनका कंबाइन इफेक्ट जिस डायरेक्शन में हो, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क है। तो टॉर्क क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट है उसको टॉर्क का नाम देते हैं, और ये इक्वल होता है टॉ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय एल, यानी कि फोर्स और लेंथ पे डिपेंड कर रहा होता है। फोर्स जो उस टर्निंग इफेक्ट के लिए यूज की जा रही होती है, और लेंथ क्या होती है? पिवट पॉइंट से जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं वहां तक का डिस्टेंस। नेक्स्ट इसके बाद सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहां पे जो अप्लाइड फोर्स होती है वो क्या करती है? कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, जो विदाउट रोटेशन उस ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकती है। यानी कि सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जहां पे हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट विदाउट रोटेशन मूव करे। रोटेशन से क्या मुराद है? जो आपने रोटेटरी मोशन पढ़ी थी कि विदाउट एक्सिस, विदाउट इट्स ओन एक्सिस, वो ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास होगा। और इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे उस बॉडी का होल वेट एक्ट कर रहा होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी का जिस पॉइंट पे उस बॉडी का होल वेट अपीयर्स टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग। इनको हमने डिफरेंशिएट करना है। लाइक एंड अनलाइक फोर्सेज हैं, टॉर्क एंड कपल है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो लाइक फोर्सेस कौन सी होती हैं हमारे पास? लाइक फोर्सेस या लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। लाइक का मतलब सेम और अनलाइक का मतलब डिफरेंट। तो लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन भी सेम होती है। जबकि अनलाइक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में पैरेलल फोर्सेस तो दोनों होंगी, डिफरेंस कहाँ पे होगा कि लाइक पैरेलल फोर्सेस में उनकी डायरेक्शन सेम होती है उन फोर्सेस की, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में उन फोर्सेस की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होती है। उसके बाद टॉर्क है। टॉर्क आपको पहले भी बता चुका हूं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाएं और वो उसमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, यानी कि वो ऑब्जेक्ट टर्न करने लग जाए, तो इसको टॉर्क का नाम दिया जाता है। इसके बाद कपल है। कपल हमारे पास फॉर्म होता है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की मदद से जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो सेम लाइन में ना हो। कपल कैसे फॉर्म होता है कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हों। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस से मुराद कि दो फोर्सेस हैं, उनकी डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन वो हैं एक दूसरे के पैरेलल, और वो एक लाइन में ना हो, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन उनका डिफरेंट हो, तो वो हमारे पास कपल फॉर्म करता है। जैसे कि स्टीयरिंग की, जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है,
उस पे हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक हैंड स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड पे होता है और दूसरा हैंड स्टीयरिंग के राइट साइड पे होता है। तो एक तरफ से हम डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे होते हैं, दूसरी तरफ से अपवर्ड लगा रहे होते हैं, तो वो वहां पे कपल प्रोड्यूस होता है। इसके बाद स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है कि बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस वक्त होगी अगर उसको थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाया जाए और वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी कि अगर टेबल पे एक बुक पड़ी है, उसको आपने एक तरफ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के छोड़ा है, तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाएगी। इसके बाद जो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये क्या होती है कि इफ ए बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर स्लाइटेस्ट टिल्ट इज सेड टू बी एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हम किसी भी बॉडी को जब अपनी जगह से थोड़ा सा हिलाएं और वो वापस अपनी पहली पोजीशन में ना आए, तो इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि एक पेंसिल जो अपनी टिप के ऊपर खड़ी है, उसको आप थोड़ा सा अपनी जगह से हिला दें तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में ही नहीं आती। या बोर्ड मार्कर हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है और उसको आप थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाते हैं, ऊपर से पकड़ के थोड़ा सा आपने हिलाया, तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आएगा, एक न्यू पोजीशन में चला जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ हेड टू टेल रूल हेल्प्स टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस। हेड टू टेल रूल हमें कैसे मदद करता है फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। तो हेड टू टेल रूल को हम देखते हैं। बेसिकली हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस या वेक्टर्स गिवन होते हैं, उनको हम अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल, पहले तो हम क्या करते हैं, स्केल के मुताबिक उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि फोर्सेस पेज के ऊपर ड्रॉ नहीं हो सकती। फोर्सेस का स्केल बनाया जाता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि उसको स्केल प्रॉपर बनाया जाता है जो कि हमारे पास पेज के ऊपर ड्रॉ हो सके। जब स्केल बन जाए तो उन तमाम वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करते हैं। वो क्या होता है, तो फर्स्ट वेक्टर हम ड्रॉ करने के बाद सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड के साथ, थर्ड वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर के हेड के साथ, फोर्थ वेक्टर की टेल थर्ड वेक्टर के हेड के साथ। इसी तरह हमारे पास जितने भी वेक्टर्स गिवन होते हैं, हर नेक्स्ट वेक्टर की टेल उससे पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन कर दी जाती है। और जो एंड पे हमारे पास वेक्टर आता है, जो ये जब सारे ऐड कर लिए जाएं, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करके जो एरो होता है वो लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ हम बना देते हैं, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आती है उन तमाम वेक्टर्स की। इसको आप बेशक साथ ड्रॉ भी कर सकते हैं कि एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया, दूसरा उसके साथ हेड टू टेल रूल से ड्रॉ किया, तीसरा इसका ड्रॉ किया। ये आपकी बुक पे डायग्राम बनी हुई है, तो उन वेक्टर्स को आप इस तरीके से ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ कैन अ फोर्स बी रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। कि हम किसी भी फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यह तो मालूम है कि फोर्स के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दो होते हैं, तो जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि एक अगर हमारे पास फोर्स F हो जो एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो उस फोर्स को हम रिजॉल्व कर सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसके 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करके। तो उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उनमें से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो Fx इक्वल टू F cos थीटा आएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो Fy इक्वल टू F sin थीटा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, When a body is said to be in equilibrium, किसी भी बॉडी को कब कहा जाएगा कि वो इक्विलिब्रियम में है। कोई भी बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब वो रेस्ट में हो, जब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो रही हो। A body is said to be in equilibrium if no net force acts on it। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसकी मजीद डिटेल में जाएं तो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम में उस वक्त होती है जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस और सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स उसके ऊपर जो अप्लाई हो रहे हैं उन तमाम का सम 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनका सम भी 0 हो, और जितने भी टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हैं उन सब का सम भी 0 हो, तो उस वक्त हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम।
फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की हमारे पास क्या है वो हमने एक्सप्लेन करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास ये है कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उन तमाम फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 आना चाहिए। इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस n नंबर ऑफ फोर्सेस हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, ये इक्वल आ जाएगा 0 के, और इसको हम सम की फॉर्म में लिखते हैं तो समेशन F इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अब अगर हम इसी फोर्स को x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो F1x, F2x, F3x अप टू Fnx ये इक्वल टू 0 आ जाता है, और इसको हम लिखते हैं समेशन Fx इक्वल टू 0, और जो y कंपोनेंट होते हैं उसमें F1y प्लस F2y प्लस F3y अप टू Fny ये इक्वल टू 0 आता है, तो ये समेशन Fy भी इक्वल टू 0 हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, why there is a need of second condition for equilibrium if a body satisfied first condition for equilibrium। कि हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की क्यों जरूरत पड़ रही है जबकि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बॉडी पे फुलफिल हो रही थी। तो इसको बेसिकली हम देख सकते हैं कि अगर दो फोर्सेस हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो हैं तो एक दूसरे के अपोजिट, उनकी डायरेक्शन अपोजिट हैं, लेकिन एक्शन जिन 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 पॉइंट्स पे वो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, ये सपोज जहाँ पे हमारे पास एक ऐसे रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस हॉरिजॉन्टली वो मौजूद है, एक हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं और दूसरी ऊपर से नीचे की तरफ इस साइड पे फोर्स लगाएं, तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो फुलफिल हो रही है कि ये फोर्स अपवर्ड लग रही है और वो डाउनवर्ड लग रही है, या ये डाउनवर्ड लग रही है और वो अपवर्ड लग रही है। तो इस केस में होता क्या है कि बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम तो फुलफिल हो गई, लेकिन वो बॉडी रोटेट करने लग जाती है इन दो फोर्सेस की वजह से। अब जब उसमें रोटेशन आ गई तो तब हमें जरूरत पड़ी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की, जो कि टॉर्क से रिलेटेड है कि जब बॉडी रोटेट करने लग जाए तो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसलिए हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की जरूरत पड़ी थी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.9 है, व्हाट इज सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक किसी भी बॉडी के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उन तमाम टॉर्क्स का सम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जितने भी टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रही हो किसी भी बॉडी के ऊपर उनका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो समेशन टा इक्वल टू 0 ये इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। एग्जांपल देनी है मूविंग बॉडी की जो कि इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि कोई भी ऐसा बॉडी जो मूव कर रहा है लेकिन वो इक्विलिब्रियम में भी है। तो इसकी एग्जांपल क्या है कि पैराट्रूपर। पैराट्रूपर कौन होता है? वो जो जहाज से पैराशूट पहनकर नीचे की तरफ जंप लगाते हैं। तो वो पैराट्रूपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड आ रहा होता है, तो वो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फुलफिल कर रहा होता है। इन्होंने यही कहा था ना, गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। तो जो पैराट्रूपर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ डाउनवर्ड आता है वो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम फुलफिल कर रहा होता है। वो कैसे? कि जितना उसका वेट है उसके इक्वल, जितना उसका वेट है डाउनवर्ड उसके इक्वल ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस फोर्स अप्लाई हो रही होती है उस पे, उसको ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। तो इस केस में जो पैराट्रूपर होता है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, थिंक ऑफ ए बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। एक बॉडी के बारे में बताना है जो कि रेस्ट में हो लेकिन वो इक्विलिब्रियम में ना हो। तो कोई भी बॉडी जिसको हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, मैक्सिमम हाइट पे जाके वो कुछ देर के लिए रेस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो उस मूवमेंट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है, वो एक्ट करती रहती है। मतलब ये है कि जब किसी भी सपोज एक बॉल है और बॉल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया तो मैक्सिमम हाइट पे जाकर वो बॉल कुछ देर के लिए रेस्ट में आ जाएगी, लेकिन एट दैट मोमेंट उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स तो अप्लाई हो रही थी।
तो उसको हम कह सकते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि वहां पे सम ऑफ फोर्सेस, हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि सम ऑफ फोर्सेस इक्वल टू जीरो हो, जबकि उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही थी, वो जीरो नहीं थी, तो इसलिए वो बॉडी रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कि कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं हो सकती जब उसके ऊपर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही हो। तो इसका आंसर ये है कि सिंगल फोर्स एक्ट करने से मुराद ये है कि वो बॉडी मूव करने शुरू हो जाएगी, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी चांस है कि वो सिंगल फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट में टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाए और उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाए। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट में टॉर्क आ जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें सिंगल फोर्स जीरो नहीं हो सकती। तो इस वजह से जो सिंगल फोर्स है, चाहे उसको हम फर्स्ट कंडीशन के सेंस में देखें या सेकंड कंडीशन के सेंस में देखें, अगर सिंगल फोर्स हमारे पास मौजूद होगी तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, और वो अब जो बॉडी है वो सिंगल फोर्स की वजह से या तो मूव करना शुरू कर देगा या उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाई द वेट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, जो व्हीकल्स का वेट होता है वो कम से कम क्यों रखा जाता है। व्हाई द वेट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, वेट नहीं, यहाँ पे हाइट आएगा, ये आपने क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल, हाइट व्हीकल्स की, गाड़ियों की कम क्यों रखी जाती है। तो जो व्हीकल्स की हाइट होती है वो कम से कम इस वजह से रखी जाती है ताकि जो सेंटर ऑफ मैस है वो हमेशा लो रहे, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मैस लो होने की वजह से क्या होगा कि सेंटर ऑफ मैस अगर उनका लो होगा तो उसकी वजह से वो कार स्टेबल रहेगी। स्टेबल रहने का फायदा क्या है कि जब वो कार स्पीड से मूव करती है और कहीं किसी भी जगह पे टर्न आ जाता है तो उस टर्न की सूरत में वो उसका सेंटर ऑफ मैस लो होने की वजह से वो उलटती नहीं है। अदरवाइज अगर उसका सेंटर ऑफ मैस हाई हो, गाड़ी की हाइट ज्यादा हो और बस स्पीड में टर्न ले तो वो उलट सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। हमने इसमें एक्सप्लेन करना है कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है और हर एक केस की एक एग्जांपल देनी है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होती है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास वो स्टेट होती है जिसमें हम किसी भी बॉडी को थोड़ा सा अपनी जगह से हिलाएं और वो बॉडी वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो इसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। जैसे कि एक बुक अगर टेबल के ऊपर लाई कर रही है, पड़ी हुई है, और उसको हम थोड़ा सा एक जगह से उठाते हैं, एक साइड से उठाते हैं और उसके बाद उसे छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमारे पास बॉडी की वो इक्विलिब्रियम स्टेट है जिसमें बॉडी को थोड़ा सा अपनी पोजीशन से हिलाया जाए तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आती। इस केस में एग्जांपल क्या है कि पेंसिल अगर एक वर्टिकल पोजीशन में स्टैंड कर रही है और हम उसको थोड़ा सा हिलाते हैं अपनी जगह से तो वो अब पहले वापस अपनी पोजीशन में नहीं आती बल्कि किसी न्यू पोजीशन में चली जाती है। और इसी तरह जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी को हम थोड़ा सा हिलाएं तो वो बॉडी पहली पोजीशन में नहीं आती, न्यू पोजीशन में चली जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी यही बात बताई गई और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में भी यही बात बताई जा रही है। तो बेसिकली वाकई ही दोनों को हम दोनों केसेस में अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा भी अपनी जगह से हिलाएं तो वो वापस अपनी पहली पोजीशन में नहीं आते, न्यू पोजीशन में चले जाते हैं। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ऑब्जेक्ट का वो शिफ्ट नहीं होता, वो जिस पॉइंट पे था उधर ही रहता है। लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पहले हाई था, जब उसको थोड़ा सा हिलाया तो वो लो आ जाता है जब न्यू पोजीशन में जाएगा, यानी कि पहली पोजीशन में उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई होगा और जब वो न्यू पोजीशन में जाएगा तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो पोजीशन में आ जाएगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की क्या हमारे पास एग्जांपल है?
बॉल आर स्फीयर लाइंग ऑन द ग्राउंड। अब यहाँ पे आपने देखा था कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पेंसिल स्टैंड कर रही थी अपनी टिप पे, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई था। जब उसको गिराया नीचे, मतलब थोड़ा सा हिलाया तो वो नीचे गिर गई, तो क्या हुआ कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो हो गया। लेकिन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के केस में बॉल को जब हमने थोड़ा सा हिलाया तो वो न्यू पोजीशन में गया है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का सेम रहा है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ये क्या चीजें हैं, ये मैंने डिटेल से टॉपिक्स में समझाया हुआ है। यहाँ पे जस्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इनको लिख रहा हूँ, तो इस वजह से ज्यादा डिटेल मैंने क्वेश्चंस में ऐड नहीं की। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें, और ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।